भाई फुटबॉल इज क्रूअल, यह तो कंफर्म है। लेकिन एक चीज मैंने आज और सीखी है कि फुटबॉल इज क्रूअल विद वन पर्सपेक्टिव। फुटबॉल क्रूअल एक पर्सपेक्टिव से तभी हो सकता है जब वो दूसरे पर्सपेक्टिव से उतना ही मीठा और सेक्सी हो जाए। क्योंकि आज के अगर हम प्राइम एग्जांपल की बात करें तो आर्सेनल फैंस के लिए या फिर चेल्सी फैंस के लिए फुटबॉल इज क्रूअल, क्योंकि एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी ने इससे ज्यादा फुटबॉल को मीठा कर नहीं सकती। मैनचेस्टर सिटी ने उसको फुटबॉल क्रूअल बना दिया है आर्सेनल के लिए। वैसे आज इस आर्सेनल और सिटी के शोर शराबे में हम ये भूलेंगे नहीं कि भैया बारसा भी हार गई है, खैर पॉइंट डिफरेंस अभी भी है, खैर उतने बेशर्मी से नहीं आ रही जितनी रियल मैड्रिड हारी है। और भाई चेल्सी में अगर हम लैम्पार्ड की बात करें तो वो बंदा भैया अपने 5 के 5 मैच हार गया एंड चेल्सी आर इन द मड। खैर चेल्सी आर इन द मड मैं पिछले 3 हफ्ते से कह रहा हूँ। लेकिन भाई बारसा के मैच में हम आज रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यार मैंने वो नहीं देखा है, तो क्या ही करूँगा मैं। और भाई एडिटिंग इसमें थोड़ी ढीली होगी, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे आर्सेनल से। और भाई देखो मैंने जब इसका प्रेडिक्शन करा था ना, आई थिंक कल करा था परसों करा था, मैंने बोला भी था लास्ट में कि आर्टेटा हैज़ टू मेक श्योर कि आर्सेनल टीम जब सिटी में एतिहाद में जब उतरेगी ना गेम खेलने से, तो तब उनको फटनी नहीं चाहिए भाई। उनके दिमाग में ख्याल भी नहीं होना चाहिए कि प्रीमियर लीग टाइटल उनके हाथ में नहीं बल्कि सिटी के हाथ में। और ये चीज़ जो सेटबैक है ना, ये हमको पहले ही मिनट से देखने को मिल गया। अब देखो टैक्टिकल असाइड की हम बात करें, अगर हम यहाँ पर टैक्टिकल असाइड अगर टैक्टिकल को एक बार साइड कर दें, हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस को साइड कर दें, तो बाकी जो 2 एस्पेक्ट ना आज आर्सेनल वहाँ पर भी फेल हो गई है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि डिसिप्लिन, वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि गेम स्टेट। अब देखो सबसे पहले डिसिप्लिन की अगर हम बात करें ना, तो वो आता है मेंटालिटी। देखो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि हाँ आर्सेनल की टीम यंग है और डेफिनेटली आर्सेनल की टीम चाहे अपने कितने ही थोड़े से मैच्योर हो जाए या फिर 2 महीने बाद, तो मैनचेस्टर सिटी के कंपटीशन में आएगी भी नहीं, compete नहीं कर सकती, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर है और उस पर हालैंड एक परत और चढ़ा देता है। लेकिन मेरे को जहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आर्सेनल ये जो चीज़ आपने पता है, कोई मेरे को ये कहेगा कि आर्सेनल ने बॉटल किया है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, तो ही इज़ रॉन्ग। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि आर्सेनल ने बॉटल किया है देन ही इज राइट, क्योंकि आप जब सिर्फ सिटी का नाम ले रहे हो देन यू आर जस्ट लाइक आपको लग रहा है कि 7-8 महीने का एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले पेप गार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी के साथ जो हिस्टोरिक और ये जो ऐतिहासिक गोल्डन टीम बनाई है ये फीकी पड़ जाती है। अब भैया आपने कट्टा चलाना सीखा है, वो बंदा AK-47 चलाता है। लेकिन आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब कोई ये बोलता है कि आर्सेनल ने बॉटल किया है, दैट इट मीन्स कि मैनचेस्टर सिटी की स्कोर लाइन जो 4-1 से जीती है वहाँ पर वो काउंट नहीं हो रही। लिवरपूल, वेस्ट हैम, साउथहैम्पटन, फरवरी में एवर्टन, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रेंटफोर्ड, ये वो लॉसेस हैं जो कि आर्सेनल के कलेक्टिव फेलियर को कंट्रीब्यूट करती हैं। और यहाँ पर आपकी मेंटालिटी फर्क पड़ती है। मेरे को लगता है कि आज जब कभी आर्सेनल पीछे घूम के देखेगी तो उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हालैंड और केविन डी ब्रुयने ने उनका निक्कर उतार दिया, बल्कि उनको इससे फर्क पड़ेगा कि वो एक्चुअली में साउथहैम्पटन, लिवरपूल और यहाँ पर अगर हम बात करें जो टीम बाकी की टीम से जिनसे वो जिनके अगेंस्ट उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप करे वहां पर वो उनको हरा नहीं पाए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को इस आर्सेनल की टीम से। और मैंने तुमको कई पॉडकास्ट में या फिर कई एपिसोड में मैंने इस चीज़ को रिपीट भी करा है कि द प्रॉब्लम एंड द बिगेस्ट टास्क ये नहीं है आर्टेटा के पास कि उसको ट्रॉफी आज ही जीत के लेके आनी है या फिर इसी सीजन जीत के लानी है, क्योंकि आफ्टर मैच कॉन्सिक्वेंस आर्सेनल में कुछ है भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आर्टेटा एज अ मैनेजर और आर्सेनल एज अ क्लब में जो प्लेयर्स हैं आप उनकी मेंटालिटी को कैसे अपलिफ्ट करने वाले हो। खैर ये तो था पहला मेंटालिटी का पॉइंट, या फिर हम बात करें डिसिप्लिन की। अब दूसरा गेम स्टेट की बात कर लेते हैं, और इसमें आर्सेनल का कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि आर्सेनल ने एक्चुअली में आज बहुत ही कम कुछ करा है, शायद से कुछ करा ही नहीं है। अब तुम मेरे को लास्ट के 15 मिनट या 10 मिनट गिना दोगे, वो भी इसलिए क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने कुछ करने का मतलब उनको कुछ करने का मन ही नहीं था। वो तो जब तक एतिहाद ने वापस से नहीं चिल्लाया था लास्ट के डाइंग मोमेंट्स में, क्योंकि आर्सेनल ने गोल स्कोर कर दिया था, वो ऑफ कोर्स रॉब होल्डिंग आई थिंक दूसरा गोल है उसका आर्सेनल की जर्सी में, तब जाके मैनचेस्टर सिटी ने वापस ने खेलना स्टार्ट किया कि हाँ लोग भी आए हुए हैं, हमें पैसे दे के टिकट खरीद के आए हुए हैं, वो तो उनको तो 90 मिनट का गेम देना पड़ेगा, नहीं तो गेम तो उन्होंने 70 मिनट में ख़त्म कर दिया था। गेम स्टेट का मतलब ये है कि देखो यार इस मैनचेस्टर सिटी की टीम के साथ ना अब ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है। देखो पहले क्या था कि पहले एक चीज़, एक मिथ कह लो या फिर एक टिपिकल स्टीरियोटाइप कह लो बना हुआ था कि भैया पेप को तो 90% पोजेशन चाहिए और वो तो पासिंग करेगा और उसको तो गोल परफेक्शन के साथ ही चाहिए, मतलब गोल या तो परफेक्शन के साथ चाहिए या नहीं तो नहीं, ओन गोल मार दो कोई बात नहीं। लेकिन अब ये है कि अब पेप गार्डियोला भी अडैप्टिव फुटबॉल समझता है। आज देखो अगर आप 2 गोल देखोगे या फिर मैं कहूँ कि तमाम शॉट्स, चाहे हालैंड ने मिस किया हो चाहे डी ब्रुयने ने मिस किया हो, जब आई थिंक बेन वाइट ने यहाँ पर बचाया था, तीनों के तीनों शॉट्स या फिर गोल्स एक्चुअली में यहाँ पर काउंटर अटैक पे आए थे।
और ये स्पेशलिटी है। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पर पेप गार्डियोला एक नई लेयर ऐड कर रहा है, द लेयर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहा है, बहुत सारे एंगल्स ट्राई कर रहा है कि हालैंड को सेंटर फॉरवर्ड खिला सकते हैं, हालैंड को फर्स्ट नाइन खिला सकते हैं। हम धीरे धीरे गेम स्टेट से टैक्टिकल पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इन द गेम स्टेट इज कि मैनचेस्टर सिटी किस गेम के स्टेट को फिजिकली मेंटली कंट्रोल करती है ना, ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है। वो उनको आप मेंटली टच से मस कर नहीं सकते, और ये चीज़ आप इस समय फुटबॉल वर्ल्ड पे ज़्यादा टीम के अगेंस्ट कह नहीं सकते। शायद से आप रियल मैड्रिड के लिए कह सकते हो, लेकिन वो भी डाउन द रोड चैंपियंस लीग ही। लेकिन आप मैनचेस्टर सिटी का ओवरऑल फुटबॉल को जब आप जनरलाइज करोगे और जब आप मेंटालिटी की एपिटोम की बात करोगे, मैनचेस्टर सिटी वहीं खड़ी होगी। अब बात करते हैं टैक्टिकली यहाँ पर अप्रोच क्या था। अब देखो, आर्टेटा का जो स्टाइल था वो सिंपल था, लेकिन एक चीज़ थी कि आर्टेटा का जो स्टाइल था, जो आर्टेटा का अप्रोच था, उसको फ्रूटफुल होने में एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि आर्सेनल को अपने हाथ से निकलना पड़ेगा। बट नहीं भैया, मैनचेस्टर सिटी ने जो मास्टर क्लास खेला है, पेप ने आज तक ये सिस्टम खिलाया ही नहीं है। अगर हम पूरे 2023 की बात करें, उसका जो 3-5 में जो बिल्डअप होता है उसने वो पूरा स्क्रैच कर दिया। उसने कहा कि मैं तो हालैंड को और डिब्रॉइन को साइड बाय साइड खिलाऊंगा। दैट वाज 4-4-2 में हम यहाँ पर डिफेंड करेंगे, और जब हम यहाँ पर अटैक करेंगे तो मेरे को चाहिए डिब्रॉइन हालैंड से जस्ट पहले, और हमको चाहिए गुंडोगन और यहाँ पर जो रॉड्री होगा वो इतने करीब। और ये आपको पता है किससे इंस्पायर्ड है? ये है डिजर्बी के, जो हम ब्राइटन के अगर हम बिल्डअप की बात करें वहाँ से। क्योंकि आज यहाँ पर बैक थ्री से नहीं, क्योंकि हमने देखा कि तमाम हम बैक थ्री के बिल्डअप देखते हैं जिसमें अकांजी होता है, यहाँ पर अकांजी होता है, उसके बाद यहाँ पर रूबन दियास होता है और नेतन आके होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या था, और यहाँ पर जो जॉन स्टोन्स होता है वो इन्वर्टेड सेंटर बैक होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज था अकांजी था, रूबन दियास था, जॉन स्टोन्स था, काइल वॉकर था। बैक फोर से यहाँ पर उन्होंने बिल्डअप का स्टार्ट किया है, एंड दैट वाज अ मास्टर क्लास। क्योंकि इससे हुआ ये कि आर्सेनल एक तो प्रेस करती, तो उसमें ये चीज़ था कि जब आर्सेनल प्रेस चढ़ेगी तो केविन डी ब्रुयने तो खाली खड़ा रहेगा। और हमने देखा कि जब हालैंड को पास मिला है, पहली चीज़ तो मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर सिटी ने जितने लॉन्ग बॉल ट्राई करे सारे के सारे सक्सेसफुल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा ट्रेट है। मैं कहता रहा हूँ कि बहुत कम चीज़ें होती हैं जो कि मेरे को मैनचेस्टर सिटी सरप्राइज करते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग। लेकिन आज के गेम में जो मेरे को एक चीज़ सबसे सेक्सी लगती है वो ये है कि हालैंड इज जस्ट नॉट अ गोल स्कोरर। भाई हालैंड सेंटर फॉरवर्ड है, हालैंड लिंकअप प्ले कर सकता है, हालैंड क्रिएट कर सकता है, हालैंड बुली कर सकता है, और हालैंड का जो क्रेव है ना बॉल लेने की, और ऑफकोर्स जो उसकी हाइट है और जो उसका बॉडी टाइप है, वो उसको और भी ज़्यादा असिस्ट करता है कि भैया वो तो हंगर में। और अगर हम पोचिंग की बात करें तो भैया उस मामले में तो हालैंड बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। अल्टीमेटली हालैंड गेट्स द गोल, लेकिन हालैंड और डी ब्रुयने का जो कनेक्शन था ना, आर्सेनल के पास उसका कोई जवाब नहीं था, और हो भी नहीं सकता यार। कैसे तुम होल्डिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो हालैंड को रोक देगा? कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो होल्डिंग और गैब्रियल से कि वो हालैंड को एरियल थ्रेट में बचा सकते हैं? कैसे बचा लेंगे हालैंड से भाई? और हालैंड ने जिस तरीके से केविन डी ब्रुयने को सेटअप किया है वो भी एस्टोनिशिंग था। उसके ऊपर से मेरे को लगता है कि हम एक प्लेयर का नाम भूल रहे हैं, वो है जैक ग्रिलिश। भैया जैक ग्रिलिश इस समय अपने 100 मिलियन प्राइस टैग को शायद से जस्टिफाई नहीं बल्कि एक्सीड कर चुका है, और पेप गार्डियोला को उसको बहुत सारा क्रेडिट देना पड़ता है। लेकिन जैक ग्रिलिश ने आज से नहीं बल्कि पिछले 6-7-8 हफ्ते से लगातार इसकी बिल्डअप परफॉर्मेंस आ रही है कि कंसिस्टेंटली ही इज परफॉर्मिंग इस हद तक कि भैया फिल फोर्डन अभी तो खैर इंजर्ड था, लेकिन जब इंजर्ड भी नहीं था वो तब भी भारी बैठा हुआ था। और यही चीज़ हमको कहनी पड़ेगी जॉन स्टोन्स के लिए। भैया जॉन स्टोन्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ही सेक्सी थी। अच्छा, आर्सेनल के लिए जो सबसे गलत चीज़ गई ना इस मैच में वो था उनका जो डरना था। भाई दे वर ऑलरेडी स्केयर्ड, वो उनकी फट चुकी थी कि भैया यार मैनचेस्टर सिटी ने अगर कहीं पकड़ लिया। और असल में दिक्कत ये थी कि मैनचेस्टर सिटी पकड़ भी रही थी, क्योंकि काउंटर अटैक तब बन रहा था जब आर्सेनल थोड़ा बिल्डअप करती थी, फिर वहाँ पे गलती कर देती थी। और सेकंड हाफ में मेरे को कुछ आर्टेटा का कुछ खास पसंद आया नहीं, क्योंकि आपने क्या करा, आपने के विंग खत्म हो गए, आप सेंट्रलाइज खेल रहे हो। थॉमस पार्टे की परफॉर्मेंस खराब थी क्योंकि फिजिकली वो डेट्रीमेंटल है, स्लो, रिएक्टिव नहीं है, थक रहे हैं, बॉल उनके सामने से निकल रही, डुअल्स नहीं जीत पा रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी प्रोएक्टिव है, चढ़ रही है, उनको घोट रही है, घुटन हो रही होगी आर्सेनल को उनके हाथ में, सफोकेट हो रही थी आर्सेनल। दे वर स्केयर्ड, पासिंग नहीं कर पा रहे, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, बुकायो साका नहीं मिल रहा उनको, मार्टिनेली नहीं मिल रहा। सेंट्रल से खेल रहे हैं, सेंट्रल से आप कैसे खेल सकते हो? बिकॉज गुंडोगन और रॉड्री तो आपके डबल पिवट में क्लोज हैं, और अब आप बैक फोर के नहीं। और आपको समझ में आना चाहिए कि 5 सेंटर बैक है आपके पास, क्योंकि रॉड्री भी एक तरीके से सेंटर बैक ही है। आप सिटी को कैसे टैक्टिकली बीट करोगे? और सही बताऊं तो मेरे को एक चीज़ और दिक्कत आई कि यहाँ पर गैब्रियल जेसूस और जिनचेंको दोनों यहाँ स्टार्टिंग 11 में थे, और दोनों ही सिटी के एक्स प्लेयर्स हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं उन्होंने भी मैच्योर प्ले ही खेला है। आई थिंक उनसे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स देव बिन देयर, मैनचेस्टर सिटी में रह चुके हैं, उनको पता है कि कैसा वहाँ के मेंटालिटी एस्पेक्ट रहता है। बट ओवरऑल भाई आई थिंक आर्सेनल के हाथ से टाइटल निकल चुका है।
थोड़ा सा अजीब लगेगा बिकॉज फुटबॉल इज क्रूअल, बिकॉज अब जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो FA कप, काराबाओ कप, यूरोपा लीग और आज प्रीमियर लीग, चारों से बाहर होते हुए आप दिख चुके हो, आप ऑलमोस्ट बाहर हो और अब आपके हाथ में लिटरली कुछ भी नहीं है। तो कायदे से लाइक स्टैटिस्टिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेटर सीजन जा रहा है बिकॉज दे ऑलरेडी वन द ट्रॉफी। खैर इफ ट्रॉफी डज काउंट फॉर स्टैटिस्टिकली। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर चेल्सी की, मैं बताया एक मास्टर क्लास में और डिजास्टर क्लास के बीच में ग्रे एरिया होता है और उसको कहते हैं न्यूट्रल। अगर ये लैम्पार्ड को इंक्लूड ही ना करते ना एंड दे जस्ट हैव गॉन विद ग्राहम पॉटर, तो वो ग्रे एरिया में रहते। अब देखो ये एक रिएक्शन स्टेटमेंट हो सकता है मेरी तरफ से, क्योंकि शायद से अगर आज ग्राहम पॉटर होता, ग्राहम पॉटर के अंडर जो पिछले 5 मैच में से शायद से क्या पता 2 जीत जाते 3 हार जाते, तो मैं कहता कि यार ग्राहम पॉटर को चेंज करो। लेकिन कंसिडर द फैक्ट कि शायद से ये तो कोई भी ना कहता कि आप ग्राहम पॉटर को चेंज करके लैम्पार्ड को ले आओ। आपने लैम्पार्ड को लाके ना एक बड़ा रिस्क लिया, आपने रिस्क लिया है क्योंकि आपको प्रोज पता है। मैंने प्रोज गिनाए हैं अपने एपिसोड में, देखो मैंने अपने एपिसोड में लैम्पार्ड को एक्सप्लेन करते हुए प्रोज गिनाए हैं। बंदा अंदर बाहर से क्लब को जानता है, बंदा स्टैमफोर्ड ब्रिज को वापस से स्पार्क कर सकता है। खैर वो अलग बात है कि स्टैमफोर्ड ब्रिज जैसे जैसे फ्रैंक लैम्पार्ड आगे खिलाता जा रहा है टीम, स्टैमफोर्ड ब्रिज शांत पे शांत होता जा रहा है। इतना शांत तो अंडरटेकर के आने पे लाइक डरावना वो नहीं होता जब अंडरटेकर का गोंग बजता है। खैर आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ है कि मास्टर क्लास और डिजास्टर क्लास में फ़र्क ये हो गया कि आपने ग्राहम पॉटर को सैक करा एक मास्टर क्लास करने के लिए बिकॉज द फैंस वो डिमांडिंग इट और रिजल्ट आपके आ नहीं रहे थे। लेकिन देन आप नए मैनेजर को लेके नहीं आए क्योंकि आपने वहाँ पे सोचा कि मास्टर क्लास होगा कि हम यहाँ पर भैया एक नए मैनेजर को एक फ्रेश स्टार्ट देंगे और ऑलरेडी जो खत्म हो गया है, तो आपने सोचा कि एक मास्टर क्लास में लाइक हम नेले पे दहला मारेंगे और हम तो एक काम करेंगे, हम एक काम करते हैं इस पूरे फैमिली को एक रीयूनाइट करते हैं, एक सेंस ऑफ यूनिटी लेके आते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन आपने बंदा गलत चूज कर लिया। अब देखो फ्रैंक लैम्पार्ड विल फॉरएवर बी अ लेजेंड इन चेल्सी जर्सी, लेकिन दिक्कत ये है कि ही इज नॉट अ गुड मैनेजर। एवर्टन ने तब सैक किया जब वो लेजिट एवर्टन को रेलीगेशन पे ले जाता, और आप स्टैटिस्टिक्स अगर आप देख लो उठा के, चेल्सी के एक बद से बदतर है, 9 गोल कंसीड कर लिया और 1 गोल स्कोर किया। और आप जब 1 गोल स्कोर कर रही है आपकी टीम, आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप कुछ भी बकचोदी काट सकते हो क्योंकि रियल मैड्रिड आपको पनिश करती है, वो करके भी चली गई। लेकिन आप अगर ब्रेंटफोर्ड जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी उसके अगेंस्ट आप सिर्फ 1 अटैकर, 1 स्ट्राइकर, और अगर बेन चिलवेल को भी काउंट कर सकते हैं तो 3 स्ट्राइकर 3 अटैकर, क्या कर रहे हो यार? व्हाट आर यू डूइंग? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि मुद्रिक और ओबामेयांग के आने के बाद यहाँ पर चेल्सी थोड़ी अच्छी लगी, लाइक लेजिट अच्छी लगी। आप ओबामेयांग ने गोल स्कोर नहीं करा, लेकिन एटलीस्ट ओबामेयांग को अपने आप को अपनी पोजीशन की बात करें, फोकल पॉइंट की बात करें, एक सेंस ऑफ एक सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात करें, एक वर्टिकलिटी की बात करें, उसने दिया है। मुद्रिक की बात करें भाई, मुद्रिक ने चाहे ब्राइटन वाले लॉस की बात करें चाहे हम आज के लॉस की बात करें, मुद्रिक लगता है, मुद्रिक रॉ है, लेकिन मुद्रिक को अगर आप डेवलप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुद्रिक इज रियली रियली गुड। और डाउन द रोड इस सीजन में कुछ एक निकाले ना निकाले, लेकिन ये मुद्रिक का पोटेंशियल जरूर निकाल दें। कोवाचिच क्रोएशिया की जर्सी में कैसे खेलता है और आज चेल्सी की जर्सी में कैसे खेलता है दिख गया। अब देखो ऐसा नहीं है कि चेल्सी ने डिजास्टर क्लास दिया है, लेकिन आप वही तो कह रहा हूँ कि एक मैनेजर का काम होता है कि अपनी टीम को एक परफेक्ट बेस लाइन देना जहाँ पर वो एक्चुअली में अपना बेस्ट पुट कर सके। क्या हम आज कह सकते हैं कि लैम्पार्ड ने जो उनके सामने उनको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया था, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ पर चेल्सी के प्लेयर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। मैं चेल्सी के प्लेयर्स को भाई किसी भी एंगल से डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या चेल्सी के प्लेयर्स की क्या एंजो फर्नांडिस की हम बात करते हैं, एनगोलो कांटे की हम बात करते हैं, बाकी फोफाना की बात करते हैं, क्या हम यहाँ पर मुद्रिक की बात करते हैं, हम यहाँ के मादुए की, अगर इन सारे प्लेयर्स की बात करते हैं, तो क्या लेजिट ये इस लेवल पर खेलने लायक है क्या? या एक्चुअली में इनको प्लेटफॉर्म, इनको सिस्टम, एक इन्वायरमेंट या फिर टैक्टिकल सेटअप इनको ऐसा दिया जा रहा है कि इतना बुरा खेलेंगे ही खेलेंगे। ओवरऑल आई थिंक चेल्सी भाई आर डेफिनेटली नंबर्ड, और ये जो डिजास्टर और मास्टर क्लास का जो ग्रे एरिया था वो आई थिंक इन्होंने खुद ही हटा दिया ओनर्स ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ग्राहम पॉटर को रखते थे, आई थिंक ग्रे एरिया में थे वो, क्योंकि ग्राहम पॉटर इससे तो बेटर खिलाया था। आई थिंक वी शुड ऑल, ग्राहम पॉटर बहुत एक्सपेरिमेंट करता है बट एटलीस्ट इससे ज़्यादा कंपेटिटिव हो सकता है। हाईली डाउट कि मॉरिशियो पोचेटिनो आएगा, आई थिंक फ्रैंक लैम्पार्ड को दिया जाएगा, आगे का टाइम भी बचे कुछ 5 गेम बचे, जैसे तैसे करके भाई ये निकाले। आई थिंक यहाँ पे किसी भी चेल्सी फैन को ज़्यादा कोई शौक होने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा टसुए बाहर हुआ, इट्स जस्ट कि नया डाउनफॉल हमारा हो चुका है। एंड ओवरऑल आई थिंक फ्रैंक लैम्पार्ड कुछ करे ना करे, लेकिन वो अपने नेक्स्ट जो मैनेजरियल जॉब है उसकी जो लेवल है उसको घटाता हुआ जा रहा है। दैट्स इट।